तो ऑब्वियस बात है, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है तो सबसे पहले तो कार्बन को जानना होगा ना, कि का कार्बन क्या है ना, या कार्बन जो एलिमेंट है उसका एटम किस टाइप का होता है। तो कुछ ऐसा एटॉमिक शेप होता है कार्बन का, जिसके सेंटर में मतलब बोले तो न्यूक्लियस में कितना न्यूट्रॉन और कितना प्रोटॉन होता है? 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 प्रोटॉन होता है। और ये जो रेड कलर का मूव करता हुआ दिख रहा है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हम इस लेवल की बात करें, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो एक्चुअल में ये एक सेल है जिसको हम के सेल बोलते हैं। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। और एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देखते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 6 होता है। और एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन हमें 2 बात बताता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें 2 बात क्या क्या बताता है? तो एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताएगा। जो कि एटॉमिक नंबर अगर कार्बन का 6 है तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, ठीक है। और ये स्पेशल है जिसमें न्यूट्रॉन भी क्या होता है? 6 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों इस कार्बन के एटम में क्या होते हैं? कार्बन के एटम में 6 होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मास नंबर जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जब हम मास नंबर निकालेंगे तो मास नंबर आता है आपका, कार्बन का मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है 12, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आता है क्या सबको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, जैसे किसी भी एटम्स के पास बहुत सारे सेल होते हैं ना, के, एल, एम, एन ऐसे करके। तो कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में रहते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन किस में रहता है? एल सेल में, जो आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका मास नंबर बता चुके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर। और मास नंबर कार्बन का कितना होता है? 12। और ऑब्वियस ही बात है, कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग, जितने भी चीजें हैं, है ना, वो ज्यादातर कार्बन से ही बनी हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपके आसपास फर्नीचर है, ठीक है, आप लोग हो, है ना, या जो भी ह्यूमंस बींग्स है, फिर फूल वगैरह हो गए, ट्रीज वगैरह हो गए, है ना, या बुक्स वगैरह हो गए, ये सब की अगर बात करें तो इन सब में आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको सबको पता होगा कि अगर इन सारी चीजों के, इनफैक्ट आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं उसको अगर बर्न किया जाए तो उसमें से एक गैस निकलेगा। वो कौन सा गैस होगा? कोई बता सकता है? कौन सा कार्बन गैस? डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी ये इस बात को बता रहा है कि कार्बन हर जगह है, कार्बन हर जगह है, इनफैक्ट हर चीजों में कार्बन है। यानी मोस्ट ऑफ द थिंग जो दुनिया में है वो कार्बन से ही बने हुए हैं, इसलिए कार्बन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो टोटल एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अभी तक नोन है, वो कितने एलिमेंट नोन है? किसी को आइडिया है कितने एलिमेंट्स है जिनके बारे में अभी तक पता है लोगों को? कितने एलिमेंट्स है? कोई बताओ, किसी को याद हो सर तो। 118। 118, वेरी गुड, 118। तो 118 एलिमेंट में से एक तरफ कर दो कार्बन के कंपाउंड्स को, है ना, एक अकेला कार्बन हो गया और बाकी कितना बचा? 117, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा हो चुके हैं बट ये एक फिगर है जो आपको दिया जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर एक 117 जो एलिमेंट्स है ये सब मिल के जितना कंपाउंड बनाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ये अकेले कार्बन का कंपाउंड्स रहता है। तो ऑब्वियस ही बात है, सबसे ज्यादा अगर कार्बन का कंपाउंड्स है तो हमें कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और इसीलिए इसको पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच ही बना दिया है केमिस्ट्री का, और वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी जो 117 एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक केमिस्ट्री का ब्रांच ही है जो हायर क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जो इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं, अपना मेन टॉपिक पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा इंफॉर्मेशन सबको पता चल रहा होगा। अब यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी नोट कर लेते हैं। जैसे कार्बन का वैलेंसी दिया, ये कार्बन का ये दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको देख के आपको दो चीज बताना। पहला तो बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कार्बन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, यानी जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर वैलेंसी की बात की जाए तो कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? कार्बन का वैलेंसी भी होता है 4, है ना। वैलेंसी को ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वैलेंसी को अगर डिफाइन किया जाए तो वैलेंसी बोला जाता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं वैलेंसी को समझने के लिए। ऑक्टोपस के बारे में सब जानते होंगे, ऑक्टोपस के बारे में जानते हो? यस सर। तो मान लो ये जो ओ लिख रहे हैं ये ऑक्टोपस है। अच्छा, ऑक्टोपस का हैंड कितना होता है? 8 हैंड होता है क्या? 8 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टोपस हो गया। अच्छा, और बात करते हैं ह्यूमन की। ठीक है, तो ह्यूमन का कितना हैंड होता है? 2। तो अगर ऑक्टोपस को ह्यूमन को होल्ड करना है तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन को होल्ड कर पाएगा? 4, है ना। तो ऑक्टोपस और ह्यूमन का अगर हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं तो ऑक्टोपस और ह्यूमन का फॉर्मूला बन जाएगा OH4। क्या बन जाएगा? OH4, O फॉर ऑक्टोपस और H फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो यहां से ये पता चलता है कि 8 हैंड जो ऑक्टोपस का है, कितना हैंड है? 8 हैंड ऑक्टोपस का जो है वो हाइड्रोजन के कितने हैंड से कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन बोले, ह्यूमन के कितने हैंड से कंबाइन हो रहा है? 2। ठीक है, तो 8 अगर 2 ह्यूमन हैंड से कंबाइन हो रहा है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, 4 ना, 4 ह्यूमन से, सॉरी, यहाँ पे एक्चुअल में एक ऑक्टोपस जो है वो कितने ह्यूमन से कंबाइन कर रहा है? कितने ह्यूमन से कंबाइन कर रहा है? 4 ह्यूमन से। और एक ऑक्टोपस के पास हैंड कितना है? 8 हैंड, है ना। और 8 हैंड जो है कितने ह्यूमन हर एक ह्यूमन के हैंड को काउंट किया जाए तो 2, हर एक ह्यूमन का हैंड कितना हो गया? 2। तो अगर 2 को 8 से कैंसिल किया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इक्वल टू 4, है ना। इसका मतलब जस्ट ये हो गया कि अगर 2 हैंड है ह्यूमन का और 8 हैंड है ऑक्टोपस का, ठीक है, तो 2 हैंड ह्यूमंस का कंबाइन होने के लिए 8 हैंड के साथ हमें कितना ह्यूमंस चाहिए? 4 ह्यूमंस चाहिए। तो इसका मतलब ह्यूमंस का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया, ऑक्टोपस का कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया 4, क्योंकि एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस के साथ कंबाइन कर रहा है? 4 के साथ। और ह्यूमन का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो गया? 1। तो अगर हम इन दोनों का वैलेंसी लिखे तो इस टाइप से कुछ वैलेंसी लिख के आप फॉर्मूला लिखते थे, एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस के साथ कंबाइन कर सकता है ना। और ये एक ह्यूमन, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम जब इधर करते हैं और इधर करते हैं तो फॉर्मूला हमको मिल जाता है OH4। मतलब बोलने का मतलब ये है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ही क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब वैलेंसी के आगे हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे। ठीक है, चल देखते हैं आगे क्या। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़ना है वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप का होता है? तो केमिकल बॉन्ड के लिए अगेन हम दो स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर आपका ये जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये सोडियम का है, और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्लोरीन का है। सोडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई बताओ? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। गुड। अच्छा, 11 एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या होता है कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8 1
8 कॉमा 2,8,3 8 कॉमा 1 1 1 है ना। 2 प्लस 8 10 और 10 प्लस 1 11। इसका मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। और एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एल में होंगे 8 होंगे। और एम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 2 8 7। 2,8,7 यानी ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7। अब रूल होता है क्या कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है जब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसके पास अभी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 है। तो ऑप्शन ये है सोडियम के पास कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरीन को दे देगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन के पास भी 8 हो जाएगा और इसके पास भी आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएगा। तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, ठीक है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन आपका देखिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? क्लोरीन को दे दिया। तो अब क्लोरीन भी स्टेबल हो गया और सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्योंकि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। निगेटिव हुआ, यानी जिसके पास ये जाएगा उसको कर देगा निगेटिव, और जिसके पास से जाएगा उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। बात समझ में आया? तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्लोरीन के पास लेके गया, क्लोरीन पहले से न्यूट्रल था, अब ये निगेटिव चार्ज लेके गया तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये होता है प्रोटॉन के कारण, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 11 ही है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है 10। स्टार्टिंग में 11 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, इसलिए न्यूट्रल था, चार्ज कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करके जाता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मूव करके जाता है तो क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्लोरीन निगेटिव चार्ज हो जाता है और सोडियम क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, ये एक पॉजिटिव एटम है और एक निगेटिव एटम है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एटम में अट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये दोनों जब अट्रैक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, और वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और ये जो कंपाउंड है ये फॉर्म कैसे हुआ? ये चार्ज पार्टिकल की वजह से, ये जो चार्ज स्पीसीज है, और ये जो चार्ज स्पीसीज है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आयंस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयंस। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो बोला जाता है, उसे बोला जाता है क्या? कैटायंस। इसको क्या बोलते हैं? कैटायंस, है ना। तो कैटायंस टी से याद रखोगे, टी देखो, टी प्लस की तरह दिख रहा है ना, तो कैटायंस। और उसके बाद ये जो निगेटिवली चार्ज है ये क्या होता है? अनायन। ये होता है एनायंस, इसको बोलते हैं एनायंस। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दो कैटायन और एनायन जब मिलते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और ये जो कंपाउंड है ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। और ये दोनों में जो बॉन्ड बना, ये दोनों जो कंबाइन होते हैं, तो इस टाइप से जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्यों बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण। ये बॉन्ड क्यों बना? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण। और जब बॉन्ड ट्रांसफर होने के कारण बनता है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो the bond formed by transfer of electron is called an ionic bond और electrovalent bond। उम्मीद करते ये समझ में आया होगा सबको। अब इसे आप अगर कॉपी पे बनाना होगा तो कॉपी में बनाने टाइम हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। देखिए, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के बताते हैं। ठीक है। अब इस चीज को जो ट्रांसफर करवा के हम आपको दिखाए हैं, लुईस ने इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो NaCl जब फॉर्म होगा तो उसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, इस बात को हम थोड़ा समझते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा। सबसे पहले सोडियम एटम लिखेंगे। सोडियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का काम है।
क्योंकि 1. यही रोल करेगा, पार्टिसिपेट करेगा कॉम्बिनेशन में। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे 1 डॉट दे देते हैं, ठीक है, ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब उसके बाद क्लोरीन के लिए, क्लोरीन को जब हम बनाएंगे तो क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बताओ? 7. 7। तो क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ और सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे मेरे पास तो कलर भी है बट आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होके जाएगा क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास जैसे ही जाएगा, क्लोरीन के पास ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी काम खत्म, है ना। तो ये दोनों कंबाइन होके जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो इस तरीके से हम इसी चीज को दिखाते हैं और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? Na जो मिलेगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl माइनस और बन जाएगा NaCl। तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड बना वो बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना। तो ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत No, नहीं है? sir. चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है आपको बुक में मिले या हो सकता है पूरा नहीं मिले, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग ये दो वर्ड तो सुने होंगे, कंप्यूटर के अगर स्टूडेंट हो गए या कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो आप एक वर्ड सुने होंगे इंटरनेट, सुने हो? एक होता है Yes, sir. इंटरनेट और दूसरा क्या होता है? इंट्रानेट। सुने हो या नहीं सुने हो? है ना। अब इंटरनेट और इंट्रानेट अगर आप समझते हो तो ये भी समझ सकते हो। बताओ, इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में कोई भी बता सकते हो? कोई भी स्टूडेंट इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में? चलो हम बता देते हैं। इंटरनेट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका क्या होता है, एक बिल्डिंग का कंप्यूटर हमारे पास, जैसे ये एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दूसरा बिल्डिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम अपने घर के कंप्यूटर से आपके घर के कंप्यूटर में मैसेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हैं ना। तो आपका कंप्यूटर और मेरा कंप्यूटर दोनों अलग अलग बिल्डिंग में है, अलग अलग बिल्डिंग में है, लेकिन दोनों कनेक्टेड है। कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि दोनों में मैसेज ट्रांसफर हो सकता है एक सर्वर के थ्रू। तो ये जो सर्वर है, इस तरह से जब ट्रांसफर करते हैं हम लोग मैसेज, इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर में, जो इस तरह से जो कनेक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट। और जब हम एक ही बिल्डिंग के अंदर की बात करते हैं, एक ही बिल्डिंग के अंदर जो जितने भी कंप्यूटर्स है, जैसे एक स्कूल का सारा कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है आपस में, ठीक है, तो इसकी बात जब करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इंट्रानेट। बताओ, इंटरनेट और इंट्रानेट, उम्मीद करते क्लियर होगा। क्लियर है सबको इंटरनेट और इंट्रानेट? ठीक है, चलो अब देखो, अब इंटर मॉलिकुलर फोर्स और इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स सेम है, रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, HCl का, ठीक है। अब HCl में दो टाइप का बॉन्ड होता है। एक देखो, एक HCl का एक मॉलिक्यूल दूसरे HCl के मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, एक बॉन्ड फॉर्म किया रहता है, ठीक है। एक्चुअल में एक फोर्स रहता है, ऐसा तो नहीं रहता है कि एक अकेला HCl और एक दूसरा HCl आपको मिलेगा। जब भी मिलेगा तो बहुत सारे HCl के मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं, एक जगह पे रहते हैं। तो ये जो बहुत सारे HCl के जो मॉलिक्यूल है, वो आपस में जिस फोर्स से जुड़े होते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिकुलर फोर्स। और ये जो HCl मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? क्लोरीन। तो ये जो दो एटम में बॉन्ड होता है, ये जो दो एटम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे दो फोर्स हो रहा है, एक हो रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। समझ में आ रहा है दोनों? ठीक है, तो अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया? इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो बिटवीन द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, वैसा फोर्स जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगा। और हर एक मॉलिक्यूल एटम से बना है, तो वो जो एटम्स के बीच में फोर्स होगा, जैसे H हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम के बीच में जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स। यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है ना, तो उन दो एटम में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, और दो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, बताओ इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, एक बार और लास्ट पे रिपीट करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन देखो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे एक HCl का मॉलिक्यूल है, जानवी रिप्लाई करना, एक HCl का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल साथ में जिस फोर्स से अटैच रहेंगे, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल जो है जिस फोर्स से एक दूसरे से अटैच रहते हैं उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। और इस मॉलिक्यूल में दो एटम है, एक है हाइड्रोजन का एटम, एक है क्लोरीन का एटम, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के बीच में जो फोर्स रहता है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। देखो एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, जैसे वाटर सब जानते हो ना, तो वाटर को बताओ, एक ग्लास है, एक मिनट, एक ग्लास है, तो एक ग्लास में हम वाटर लेंगे बहुत सारा, एक ग्लास में हम बहुत सारा वाटर लिए, तो एक बात बताओ, इस वाटर में कितना वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा? एक रहेगा क्या या बहुत सारा? बहुत सारा। बहुत सारा रहेगा। तो ये जो बहुत सारा वाटर का मॉलिक्यूल है इसका मतलब H2O, H2O बहुत सारा रहेगा। अगर H2O का स्ट्रक्चर बना है तो कुछ इस टाइप से H2O रहता है, 104.5 डिग्री का एंगल रहता है, O O और H2O। ठीक है, तो ये बताओ ये सारे मॉलिक्यूल तो यही है, लेकिन ये सारे मॉलिक्यूल पास में कैसे हैं? तो ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों इस क्लास में, यानी दोनों तो पास पास है, तो पास पास दोनों को रहने के लिए दोनों में कुछ फोर्स होगा ना, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगता है ना, इस मॉलिक्यूल्स के फोर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस मॉलिक्यूल को फोर्स को क्या बोल रहे हैं? इंटरमॉलिकुलर। समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम दिख रहे हैं ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो बताओ ये दोनों भी तो किसी ना किसी फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ है ना? तो ये जो दोनों में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये दोनों जिस फोर्स के कारण है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर, है ना? यानी इंट्रामोलिकुलर मतलब हो गया मॉलिक्यूल के अंदर के जो एटम है उसके बीच का फोर्स, इंटरमोलिकुलर का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। बताओ क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट देखो, अब आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में भी आता है कि आयनिक कंपाउंड हैज मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। हाँ देखो, यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे आयनिक कंपाउंड है ना उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, तो इस चीज को समझते हैं, और इस चीज को बहुत ही आसानी से अगर वो दो वर्ड समझ लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स, तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट है बस, कि आयनिक कंपाउंड हैज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आयनिक कंपाउंड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होना चाहिए ना, वो फोर्स ज्यादा होता है किस केस में? आयनिक कंपाउंड के केस में, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो उससे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई कैसे हो गया? तो हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। चलो मेल्ट करना और बॉयल करना मतलब समझते हैं पहले, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो कि ये फायर है, ठीक है, और यहाँ पे ये NaCl का क्या है? कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब एक बात बताओ कि जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं, जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं, तो
कोई सॉलिड शेप जो होता है नॉर्मली मेल्ट होता है ना, सॉलिड किस में चेंज होता है? जैसे जैसे लिक्विड हम, में। है ना, जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं तो सॉलिड सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। ठीक है, अब लिक्विड को भी और हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? यस गैस में। गैस में। अब ये जो स्टेट चेंज हो रहा है, ये स्टेट जो चेंज हो रहा है, इस स्टेट चेंज होने में आपको पता है जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है ना? और जैसे जैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग गैस में पॉइंट। कन्वर्ट होने के पॉइंट पे पहुंचता है तो क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आप लोग को समझ में आता है। ठीक है, अब देखो, तो अब होता क्या है कि जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो सॉलिड में भी जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स लिक्विड में भी है। लेकिन जैसे ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते कि नहीं? और वही गैस के केस में बताओ, ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? और दूर हो जाते हैं, है ना? यानी जब हम मेल्ट करते हैं किसी चीज को तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब हम बॉयल करते हैं और वो गैस में चेंज होता है तो वो डिफरेंस और इंक्रीज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड से लिक्विड गैस में, लिक्विड स्टेट में चेंज होना, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होना, एक्चुअल में ये प्रोसेस है क्या? तो इस प्रोसेस में कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बनता है, बस मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये बात सबको समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम हीट करेंगे? यस सर। ठीक है, तो सर। एक बात बताओ कि ये जो डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के जो बीच में फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो अब एक बात बताओ, अगर ये फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो अगर ज्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? ज्यादा हो, तो ऑब्वियस सी बात है इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से दूर करने के लिए, यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिख रहा है NaCl, NaCl का मॉलिक्यूल दिख रहा है, इस दोनों को दूर करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा हीट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो? ज्यादा हो, तो बताओ ज्यादा हीट करना पड़ेगा या कम हीट करना पड़ेगा? कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा हो तो ज्यादा। ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो दो मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, देखो जैसे हीट की हम इसको, तो हीट करते हैं तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है ना, तो एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल और इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है, यही फोर्स क्या कहलाया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये दोनों मॉलिक्यूल और दूर हो तो इसके लिए ये फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा तो हमको हीट भी ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हीट ज्यादा करेंगे तभी तो इसको, इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर पाएंगे। तो बात समझ में आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, वो हमें ज्यादा चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और ज्यादा हीट करना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या बात क्लियर है ये? यस सर यस सर। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई? तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसका आंसर सिंपली कर सकते हैं एक वर्ड में, और वो वर्ड क्या है? अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आप चाहे तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण जो टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ज्यादा लग रहा है, और फोर्स ज्यादा लग रहा है इसलिए इस फोर्स को
कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमें जो हीट देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, वो भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। और वो ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन अ सॉल्यूशन। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जरूर करता है, बट वो कंडक्ट कब करता है, जब वो मोल्टेन स्टेट में हो या जब वो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो। अगर वो सॉलिड में है, सॉलिड स्टेट में है, तो आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा आपका आयनिक कंपाउंड। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, तो उसका रीजन आप लोग खुद बता सकते हैं। एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको कैसा पार्टिकल चाहिए, चार्ज पार्टिकल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, Yes, sir. चार्ज चाहिए। और वो चार्ज फ्री चाहिए या कहीं पैक होना चाहिए? ऑब्वियस बात है Free charge चाहिए. फ्री चार्ज चाहिए, है ना, फ्री आयंस चाहिए। तो ऑब्वियस बात है अगर फ्री आयंस है तो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर आयंस फ्री नहीं है, आयंस है बट वो फ्री नहीं है, मूव नहीं कर रहा है कहीं, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यही है NaCl। तो NaCl सॉलिड के फॉर्म में इस कुछ इस टाइप का, यहाँ चार्ज तो बहुत सारे हैं, यहाँ चार्ज बहुत सारे हैं, लेकिन ये रिजिड है। ये रिजिड है मतलब ये मूव नहीं कर सकते। सॉलिड फॉर्म में ये इस तरह से अरेंज है कि ये मूव नहीं कर सकते। अब बताओ ये मूव नहीं कर सकते तो क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर ऑब्वियस सी पाएगा बात, sir. नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा सर। तो वही तो पहला आंसर हम लिखेंगे कि आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल। और मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रिजिड है, इतना कॉम्पैक्ट है, आयंस तो है बट मूव नहीं कर रहे, और मूव नहीं कर रहे इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में। अब क्या करते हैं, मोल्टेन स्टेट की बात करते हैं। तो मोल्टेन स्टेट में होगा क्या, होगा क्या, ये चार्ज एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कि नहीं? मोल्टेन स्टेट Yes, मतलब sir. क्या, डिस्टेंस बढ़ेगा, और ऑब्वियस बात डिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी रहेंगे और उनके मूव करने के लिए जगह भी रहेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि in molten state the electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions overcome due to heat, thus ions move freely and conduct electricity। इस लाइन को एक बार और समझाते हैं। Na प्लस और Cl माइनस जो है ना, इन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, आपको पता है फोर्स लगता है, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ बताओ ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन? अट्रैक्शन है, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा है नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है इस फोर्स को तो ओवरकम करने के लिए कोई एनर्जी लगाना पड़ेगा ना बाहर से, क्योंकि ये दोनों जब तक दूर नहीं जाएगा ये दोनों फ्री नहीं होगा, और फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो मोल्टेन स्टेट मतलब क्या कि हम इसको हीट देते, हम इसको क्या करते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। तो जैसे ही हम हीट एनर्जी देते हैं ये दोनों दूर होगा या पास रहेगा, बताओ? दूर होगा, है ना। तो जो हीट हम दे रहे हैं, जो हम हीट दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, कम कर, ओवरकम कर रहा है, ठीक है, वीकेंड कर रहा है, कमजोर कर रहा है, ठीक है। और उसके कारण जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है, ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा दूर दूर थोड़ा फ्री हो जा रहे हैं, और फ्री हो जा रहे हैं तो दी आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे आयंस फ्री हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये बात क्लियर हो पाया कि मोल्टेन स्टेट में क्या करता है, मोल्टेन स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है? करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। क्या क्लियर है सबको?
अगर डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, अगर किसी को इन दोनों पॉइंट में डाउट है तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। हाँ जानवी बोलो, क्या डाउट है? सर सेकंड वाला फिर से बता दीजिए ना। अच्छा सेकंड वाला, चलो एक बात बताओ, ये समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ये पता है? और जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। अब इन दोनों का नेचर है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये दोनों अलग हो जाए। तो अलग करने के लिए हमें बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। और बाहर से क्योंकि हमने इसको हीट किया तो ये मेल्ट हो गया। हीट करने के बाद ही ये मेल्ट होता है ना। ठीक है, तो हीट जब एनर्जी हम देते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कमजोर हो जाता है, और कमजोर हो जाता है तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बंधे नहीं रहते, अलग हो जाते हैं। तो अलग होने का मतलब अब ये मूव कर सकते हैं, और अब ये मूव कर सकते हैं तो चार्ज अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर है? चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है, सॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है। अगर ये NaCl का आपको कंपाउंड ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, अगर इस NaCl के कंपाउंड को मान लो हम वाटर में डालते हैं, वाटर में जैसे ही डालेंगे ना तो आपका NaCl का सॉल्यूशन बन जाता है। NaCl के कंपाउंड को डालते हैं वाटर में तो, और वाटर में जैसे ही डालते हैं ना तो होता क्या है, Na प्लस और Cl माइनस जो आपको दिख रहा है ना, Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए, वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए मतलब क्या कर दिए, हम बैटरी लगा दिए। तो एक बात बताओ, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हुए, ये एरो मेरा दिख रहा है ना सबको, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एक इंड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो बताओ, अगर इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं कि ये निगेटिव है और इस वाले पार्ट को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव है, तो बताओ पॉजिटिव की तरफ कौन सा आयन मूव करेगा, सोडियम का या क्लोरीन का? क्लोरीन। क्लोरीन मूव करेगा। और सोडियम किधर मूव करेगा, निगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव। बताओ, तो चार्ज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, तो चार्ज मूव कर रहा है सॉल्यूशन में, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज जहां भी मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये तीनों आंसर हो गया। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर, जिसके कारण आयंस का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत पास पास मूव ही नहीं कर पाता। और मोल्टेन स्टेट में हीट के कारण उसको हम पिघला देते हैं, हीट एनर्जी देने के कारण ये जो बॉन्ड होता है Na और Cl के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है, वो फोर्स क्या होता है, ओवरकम हो जाता है हीट एनर्जी देने के कारण, और ये वीक हो जाता है और चार्ज फ्री हो जाते हैं, और चार्ज फ्री हो जाते हैं तो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। वहीं सॉल्यूशन में बात करें तो सॉल्यूशन में जैसे ही आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को डालोगे तो उसका चार्ज सेपरेट रहता है, मूव कर सकता है फ्रीली, है ना। और वो मूव किधर करेगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड, आपको पता है ये वाला एनोड है और ये क्या है, ये है कैथोड। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन मूव करेगा एनोड की तरफ, और सोडियम, जो सोडियम आयन वो किधर मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं और यहाँ भी मूवमेंट ऑफ आयन से स्टार्ट हो गया सॉल्यूशन में, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्यूशन भी रहेगा आयनिक कंपाउंड तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उम्मीद करते हैं ये तीनों पॉइंट क्लियर हो चुका है, तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं और फिर एंड करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, किसी को भी अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नहीं दिक्कत है तो। समझ ही में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, सर इस पेज का। इस पेज का नहीं समझ में आ रहा है? ये चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ में आता है, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करता है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूछने का तरीका भी बहुत अलग अलग है। बोल रहा है विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड वाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को पूछा जाता है इस तरीके से, why do carbon compounds not form ionic compound, या
इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, why do carbon compounds not form C4 plus and C4 minus ions? या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर करें। अब इन चारों क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझाते हैं। अभी जो हम बॉन्ड पढ़ रहे थे उसमें बताओ चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, सोडियम के पास से किसके पास चला गया था इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास चला गया। तो यहाँ पे क्लोरीन के पास चला गया, तो चला गया मतलब चला गया, ऐसा नहीं कि फिर वापस ये लेने वाला है, चला गया मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, है ना। और इस टाइप से जो बॉन्ड बना था सोडियम और क्लोरीन के बीच में, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोल सकते हैं हम लोग आयनिक कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयनिक कंपाउंड। क्लियर। अब कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कार्बन कैसा बॉन्ड फॉर्म करता है। अब जब आंसर ये है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, तो आयनिक बॉन्ड कार्बन क्यों नहीं फॉर्म करता है, तो एक्चुअल में कार्बन आयनिक बॉन्ड फॉर्म इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये C4 प्लस और C4 माइनस आयंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये करता क्या है, तो करता क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसी बात को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चारों क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम कार्बन के एटम को देखते हैं, ठीक है। ये कार्बन का एटम है हमारा, बीच में आपको जो दिख रहा है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, और कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब सिंपल सी बात, इस बात को समझना ध्यान से, ठीक है ना, तो सब कुछ समझ में आएगा। अब कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कार्बन के पास, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो अगर किसी के पास से नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो वो कैसा चार्ज बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, चला जा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके पास कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास है ही क्यों, ये क्यों घूम रहा है, इसको कौन पकड़ के रखे हुए, कौन ऐसा है जो इसको चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूम तो रहा है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये किसके कारण घूम रहा है, कोई तो होगा पॉजिटिव चार्ज जो इसको होल्ड करके रखे हुए होगा, कहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में जो इसको होल्ड करके रखे हुए, क्लियर, ठीक है। अब ये प्रोटॉन होल्ड करके रखे हुए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम दूर ले जाएंगे तो ये जाने देगा क्या, ये बोलेगा कि नहीं ले जाओ, नहीं जाने देगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये जाने नहीं देगा, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर ले जाना, हमें एनर्जी लगाना होगा कि नहीं लगाना, बिल्कुल एनर्जी लगाना होगा, बिल्कुल लगाना होगा। तो हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को तब भी कुछ एनर्जी लगाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं बाहर, ठीक है, ले गए बाहर। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे कम हो गया जिसके कारण प्रोटॉन का शक्ति बढ़ गया, बढ़ गया मतलब इस पे +1 चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि पहले 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे तो सब बराबर बराबर सबको बांधे हुए थे। अब 6 प्रोटॉन है और 6 प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए, 5 को, 5, ठीक है। तो अब तो क्या हो गया, अब तो ज्यादा पावर से पकड़ेगा, ज्यादा एनर्जी से पकड़ेगा। तब भी हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं चलो एक इलेक्ट्रॉन और इससे निकालना है, क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन और इससे निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकालना चाहेंगे तो क्योंकि ये पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इस पे +1 चार्ज डेवलप हो गया है ना, इस पे कैसा चार्ज डेवलप हो गया, +1 चार्ज। तो +1 चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देगा, ये अट्रैक्ट करेगा, जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा ना, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अट्रैक्ट करेगा तो हमें और ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी लगा के हम क्या करते हैं, हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी किसी तरह बाहर निकाल लेते हैं। यानी बाहर निकालने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बस पॉइंट बस इतना है कि पहले जो एनर्जी लगाना पड़ा था अब वो एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जब हम निकाल लेते हैं तो इस पूरे एटम पे चार्ज जो डेवलप हो जाता है वो कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, +2। अब बताओ, अब 6 प्रोटॉन और वो कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए, 4। तो अब और ज्यादा एनर्जी होगा या नहीं, और ज्यादा एनर्जी से पकड़े रहेगा, बात समझ में आ रहा है, ठीक है।
अभी भी हम क्या करते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते हैं, मान लो और निकालना चाहते हैं, तो अभी बताओ एनर्जी ज्यादा लगाना होगा या कम? ज्यादा। ज्यादा। पहले केस में जो एनर्जी लगाना पड़ा वो एनर्जी को हम मान लो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पहले केस में जो एनर्जी लगाना पड़ा वो थोड़ा कम था, अभी जो एनर्जी लगाना पड़ा वो थोड़ा ज्यादा है ना। और अभी एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में एनर्जी क्या होगा, और ज्यादा चाहिए होगा, और ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अब हो गया इस पे चार्ज डेवलप +3। अब इसके बाद बताओ एक और इलेक्ट्रॉन अब निकालना चाह रहे हैं, तभी तो C4+ आयन होगा। तो बताओ इसके लिए एनर्जी हमें बहुत ज्यादा चाहिए होगा या बहुत कम चाहिए होगा? बहुत ज्यादा सर। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि हम 4 इलेक्ट्रॉन भाई इससे नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतना एनर्जी नहीं लगा सकते, इतना एनर्जी हम बाहर से नहीं दे सकते एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बात समझ में आया? तो इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। तो सिंपल सा आंसर ये हो गया कि 4+ आयंस क्यों नहीं फॉर्म करेगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग ये लिखेंगे कि कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4+ आयंस बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। बस इतना ही आपको याद रखना है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। और कैसे वो बात हम आपको समझा चुके हैं। क्या समझ में आया ये पॉइंट सबको? यस सबको ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये बात तो भाई पॉसिबल नहीं है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और C4+ आयन बनाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बात देखते हैं। दूसरा काम क्या करना है कि चलो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करे तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। यानी इसको स्टेबल होने के लिए दो काम करना होता है, या तो ये सब इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और सिर्फ जो सबसे इनर मोस्ट सेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहे, क्योंकि ड्यूप्लेट पे भी स्टेबल हो जाता है। ठीक है, या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो मतलब अब ये लूज तो नहीं कर सकता है, तो देखते हैं गेन कर सकता है कि नहीं। तो गेन करने की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो है इसके पास, 4 और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा तो आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा, 8, और आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बताओ ये स्टेबल हो जाएगा। तो चलो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब हम इसको देते हैं तो बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, पहले से था 10। 6, अब हो गया 10। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अपने चारों तरफ घुमाने का काम, होल्ड करके रखने का काम, है ना। जैसे हमारा जो सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा है, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं ना, घूम रहा है कि नहीं। तो अर्थ है, मरकरी है, वेनस है, जुपिटर है, जो भी है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो किसके कारण वो दूर क्यों नहीं जाता, कौन पकड़ के रखे हुए इसको, सन। सन। तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर से तुम दे दी, बाहर से 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा कौन, होल्ड कौन करेगा, 6 प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो अब 6 प्रोटॉन और उसको कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करना है बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफिकल्ट काम है या नहीं काम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे देखे, मतलब बहुत छोटे लेवल पे देखे, तो प्रोटॉन बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही छोटा होता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर पाना एक डिफिकल्ट टास्क है, और इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करेगा। लूज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर गेन करता है, हाँ बोलो। सर लूज वाला समझ। यहाँ जो गेन वाला कंडीशन है, गेन वाले कंडीशन में फिर कंपेयर करते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में एक बात बताओ, 6 प्रोटॉन जो है, ठीक है, 6 प्रोटॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को। अब बताओ इस पर्टिकुलर केस में, इस वाले केस में हम कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए। कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास पहले से, और 4 इलेक्ट्रॉन हम और दे दिए।
तो बताओ 4 इलेक्ट्रॉन और देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल? पहले से 6 था, अब 4 और दे दिए, कितना हो गया? 10 10 हो गया। तो एक बात बताओ, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख रहा था, ये तो बात समझ में आता है, दोनों 6 है तो बराबर है। तो मात्र 6 प्रोटॉन है और उसको कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना है, पकड़ के रखना है, बताओ? 10। तो बताओ 6 आदमी, तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना, कि 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। बात समझ में आया? तो ये डिफिकल्ट टास्क है ना, डिफिकल्ट है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा, क्या बोल रहे? हाँ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखता है ना। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर। लगेगा। और इसी कारण से तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, नहीं तो इसको छोड़ के चला नहीं जाता। क्यों मूव कर रहा है इसके चारों तरफ? क्योंकि जो न्यूक्लियस में आपका 6 प्रोटॉन है ना, वही इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए हैं। बात समझ में आया? लेकिन अब तुम उसको बोल रहे हो कि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, 10 इलेक्ट्रॉन पकड़ो, 10 इलेक्ट्रॉन को रखो, ठीक है? तो 10 इलेक्ट्रॉन को रखो, तो ऑब्वियस सी बात है, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आया समझ में किरण, सुजल? आगे सर, आगे। आया आ सर। गया, आ गया ना? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर लेकिन किसी और एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं होता क्या? तो किसी और एलिमेंट के साथ भी होता है, और भी एलिमेंट के साथ होता है, और एक्चुअल में और भी रीजन है जिसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन छोटी सी बात बता रहे हैं कि ये कार्बन का साइज जो है वो छोटा होता है, इसलिए कार्बन के साथ ये स्पेशल केस है ना। बाकी जो एटम है, जैसे सिलिकॉन भी है, लेकिन सिलिकॉन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हम स्पेशल अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल कार्बन के केस में बताओ, समझ में आ गया सबको? 4 इलेक्ट्रॉन, सिंपल से आपको याद बस ये रखना है, लेकिन समझना भी जरूरी है। लूज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और गेन इसलिए नहीं करेगा कि भाई पकड़ के तो रखना है प्रोटॉन को ही, और प्रोटॉन 6 और 10 इलेक्ट्रॉन, वैसी बात है, डिफिकल्ट हो जाएगा ना 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, इसीलिए ये भी काम नहीं होगा। तो चलो, यहां से ये बात तो समझ में आता है कि ना लूज करेगा ना गेन करेगा। तो भाई तीसरा रास्ता, स्टेबल तो होना चाहता है, तो कुछ तो तीसरा रास्ता होगा ना। तो तीसरा रास्ता क्या है? अगर लूज और गेन नहीं करेगा तो क्या करता है? शेयर करेगा, ठीक है? तो कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, एक दूसरे एटम से कैसे कंबाइन करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। अब इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक है? मतलब आप मान लीजिए जैसे लंच बॉक्स लाते हो ना, तो कोई कमजोर रहता है तो उससे लंच छीन लेते हो, है ना, और खा जाते हो पूरा। लेकिन मान लो कोई स्ट्रॉन्ग सर, कोई स्ट्रॉन्ग बच्चा है, तो उसे छीनोगे नहीं, अगर खाने का मन करेगा तो उससे शेयर करके खाओगे। ठीक है? तो यहाँ भी उसके साथ, कार्बन के साथ यही बात है कि भाई ना तो ये लूज कर सकता है ना ये गेन कर सकता है, तो ये काम क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। अब ये कैसे करेगा वो हम लोग देखेंगे। और जब कोई भी एटम शेयर करके बॉन्ड फॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। यानी द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। बताओ, क्या समझ में आया सबको?